जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए 2 2022 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। देखिए एनडीए 2 2022 में किस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए और सभी सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे, बट इस वीडियो में हमारा फोकस होगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। तो आइए देखते हैं। फिर आपको पता होगा सीडीएस 2 2022 की मैंने कंप्लीट एनालिसिस करवा दी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हर सब्जेक्ट की बारी बारी से। अभी एनडीए के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज की एनालिसिस करेंगे, मोस्ट अवेटेड सेशन है वो। और इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि एनसीईआरटी की निचोड़ सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं, जिसमें एनसीईआरटी के सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो हरी सेन के द्वारा कंपोज किया गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सेम सवाल आपको सीडीएस 2 2021 में देखने को मिलेगा, जहां पे वही समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की बात की गई थी, जिसे समुद्रगुप्त के मंत्री हरि सेन ने कंपोज किया है। और इसी क्वेश्चन को सीडीएस 2015 में, स्टेट पीएससीज में, काफ़ी पहले सिविल सर्विसेज में, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मैंने भी अपने वीडियो में कवर किया है, आपको बस जाना है और चेक करना है सीडीएस 2 2021 की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप हिस्ट्री के वीडियो में जाइए, सेम सवाल मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरि सेन के द्वारा लिखी गई। अब ये प्रशस्ति क्या होती है बहुत डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो में, आप जरूर उसे चेक करिए। ये थीम सीरीज की एनसीईआरटी है। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर एंड टाउन। मैंने आपको बताया कि लगभग सारे ही सवाल हिस्ट्री वगैरह या हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके एनसीईआरटी से आते हैं। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात की गई कि प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति पत्र आपने सुना है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति का मतलब होता है जीत। अगर आप किसी क्विज कंपटीशन वगैरह में अगर आप जीते तो आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, और उसी प्रशस्ति पत्र के आधार पर रखा गया ये प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि राजा के गुणगान में, राजा की तारीफों में ये कंपोज किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे? तो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि, कोर्ट पोएट थे। किस भाषा में कंपोज किया गया? संस्कृत में। एक एक जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंटर, एक एक पॉइंटर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, समुद्रगुप्त आपको पता होगा गुप्त वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था 4th सेंचुरी में। और जैसा कि मैं आपको कहता हूं एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी जाती हैं। जैसे अगर समुद्रगुप्त के बारे में ही अगर आप देखें तो किस तरह के क्वालिटीज़ की बात की गई है। देखिए 100 ऑफ गुड एक्शन है इनके पास, और ये अपने दुश्मनों को वाइप ऑफ कर देते हैं, वाइप आउट कर देते हैं। उसके बाद ये सुप्रीम बीइंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया है कि अशोक के अभिलेखों में भी बहुत जगह पर अतिशयोक्ति यानी एग्जेगरेशन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन बी। बेहद इजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। क्यों इजी? क्योंकि देखिए जब कोई क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट कर जाता है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या सीख लेनी है? यहाँ से आपको ये सीख लेनी है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप एनडीए की तैयारी करें तो आपको सीडीएस के क्वेश्चन, सीडीएस की प्रिपरेशन करें तो एनडीए के क्वेश्चन, या अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तब आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ हर एग्जाम के क्वेश्चन देखने होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो इस चीज़ से ये प्रूव भी हो जाता है, क्योंकि ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सोर्स भी मैंने आपको दिखा दिया, अगेन थीम सीरीज की एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जो कौन सा युद्ध है वो ब्रिटिश राज के लिए एक फॉर्मल फाउंडेशन का रूप लेके आया। कहने का मतलब यह है कि इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एक आप कह सकते हैं फॉर्मल फाउंडेशन माना गया, कि इस युद्ध के बाद जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका राज स्थापित हो गया। ऑप्शन है मेरे पास पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या 1857 का रिवोल्ट। तो ए और डी आप एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों में कन्फ्यूजन आता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, बंगाल के नवाब को, जो आपके फ्रेंच एलाइज थे जो बंगाल के नवाब का साथ दे रहे थे, इन सबको हरा दिया गया, और प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश राज भारत में स्थापित हो गया। सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी से लेकर एनआईओएस तक हर बुक में आपको मिल जाएगा। एनआईओएस की बुक भी काफ़ी फेमस होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, द फॉर्मल ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज अंडरस्टूड टू हैव कमेंस्ड इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। यानी अगर आप कहें कि फॉर्मल ब्रिटिश रूल की स्थापना कब हुई भारत में, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि जो बंगाल के नवाब है वो सरेंडर कर दिया उन्होंने, और आप कह सकते हैं कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पावर आ गई। ठीक है, और इस चीज़ को और भी ज़्यादा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद और भी अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया गया, क्योंकि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट भी मिल गई। दीवानी राइट मतलब टैक्स कलेक्ट करना।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की युद्ध के बाद आप कह सकते हैं कि फॉर्मल फाउंडेशन हो गई ब्रिटिश राज की। अगेन एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह से व्यापार के बाद इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई करना भी शुरू कर दिया। तो इसी के अंदर प्लासी के युद्ध की बात की गई है। प्लासी का युद्ध देखिए बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है किसी एग्जाम की, जब मैं पीवाईक्यू कर रहा था आई थिंक सीडीएस की उसी टाइम पे। फिलहाल एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखिए 1756 में अली वर्दी खान जो कि बंगाल के नवाब थे, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन बनते हैं, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो कंपनी अपने पावर को लेकर चिंतित होती है और चाहती है कि बंगाल में क्यों ना एक पपेट रूलर को स्थापित कर दिया जाए। पपेट रूलर का मतलब कठपुतली राजा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऑफ कोर्स युद्ध तो होगा ही, वो ऐसा क्यों करना चाहती थी इसे समझिए। इसके पीछे की वजह यह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मंसूबा यह था कि सारी समस्याओं के लिए जनता राजा के पास पहुंचे और सारा फायदा हम लेके जाए, मतलब बिना स्ट्रेस का फायदा ये चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बैटल हुआ किन के बीच, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे क्लाइव। कौन थे, क्लाइव। देखिए क्लाइव का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया, क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल साइड से कौन थे, तो प्लासी के तरफ से थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे, बंगाल के नवाब। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ कब, 1757, 23 जुलाई 1757 में। इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकल करके, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर जीत गए और यहाँ पे नवाब की डिफीट देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो फोर्सेज लीड किए जा रहे थे वो मीर जाफर के द्वारा, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा। तो इसके वजह से आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका पल्ला भारी था और वो ऑफ कोर्स सिराजुद्दौला को हरा करके अपनी बातों में ले आते हैं बंगाल के नवाब मीर जाफर को। अब देखिए जो प्लासी का युद्ध है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पहली जीत थी इंडिया के अंदर। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि नहीं, अब हम लोग इंटरनल अफेयर्स में भी दखल दे सकते हैं, केवल अब हमारा काम ट्रेड नहीं है, अब हम टेरिटरी को भी कब्जा करना शुरू करेंगे। सो इसका उत्तर क्या है, फिर मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी प्लासी का युद्ध। अच्छा प्लासी नाम कैसे पड़ा, पलास से। अगर आप झारखंड बिहार वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे आपको पलास के पौधे, पलास के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो कि जिसका प्रयोग होली के टाइम पे गुलाल बनाने में भी होता है। तो ये था इसका पीछे का रीज़न। वैसे प्लासी है बंगाल के अंदर, आई थिंक नादिया डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से नाम ये पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है तो इजी बट इसके ऑप्शंस इसे काफ़ी टफ बना दे रहे हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया में कहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की 1639 में। ऑप्शन क्या है, कुडालोर, मद्रासपट्टनम, कलहस्ती या कारवार। तो इसके क्वेश्चन के सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। सो ये स्पेक्ट्रम बुक है। स्पेक्ट्रम बुक का जो चैप्टर है यूरोपियन का आगमन, चैप्टर पेज नंबर 39 में यहीं पे बात की गई है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इम्प्रूव्ड बाय गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान जारी किया गया गोलकुंडा के राजा के द्वारा 1632 में। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए साउथ इंडिया की बात की जा रही, साउथ इंडिया में किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमाई। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि साल में आपको 500 पैगोडा देने थे और इसके बदले में उन्हें क्या मिल गया कि आप गोलकुंडा के पोर्ट में फ्रीली ट्रेड करो। यानी फ्रीली ट्रेड करने का मतलब यह है कि अब इस पर कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आप कह सकते हैं एक तरह की ट्रेड मोनोपोली दे दी गई। तो इसके बाद क्या हुआ, मसूलीपट्टनम काउंसिल का एक मेंबर था जो कि ब्रिटिश व्यापारी भी था, उसका नाम क्या है, फ्रांसिस डे। क्या नाम है, फ्रांसिस डे। ये फ्रेंच नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये बात, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। फ्रांसिस डे ने क्या किया, 1639 में जो चंद्रगिरी का राजा था उससे परमिशन ली। किस बात के लिए परमिशन ली, उन्होंने ये कहा कि मद्रास में हमें एक फैक्ट्री बनाई दीजिए। मद्रास में हमें एक फैक्ट्री बनाई दीजिए। कब, 1639 में। किसने, फ्रांसिस डे ने। कहाँ पे, मद्रास में। क्यों चाहता था ये फैक्ट्री बनाना, क्योंकि अगर ये फैक्ट्री बना करके उसे फोर्टिफाई कर ले तो फिर वहाँ पे वो अपनी मनमर्जी से व्यापार को कर सकेगा। ठीक है, ये वजह थी इसके पीछे की। और मसूलीपट्टनम जो पहले इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, देखिए मसूलीपट्टनम की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि मसूलीपट्टनम में सबसे पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ खोली गई, सबको पता है, सूरत में। लेकिन सबसे पहली डच फैक्ट्री कहाँ खोली गई, मसूलीपट्टनम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली डच फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में खोली गई और इंग्लिश हेडक्वार्टर भी वहीं पर स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में मद्रास में से चेंज कर दिया गया। कब, 1639 में। और अच्छा, किस फोर्ट में, उस फोर्ट का नाम क्या है, फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे, मद्रास में। कब, 1639 में। किसने एस्टेब्लिश किया, फ्रांसिस डे ने।
किससे परमिशन ली? चंद्रगिरी के राजा थे उस टाइम पे, जो लोकल राजा थे वहाँ के, चंद्रगिरी, वहाँ से इजाज़त ली। उसके बाद इंग्लिश ने तो अपनी पावर को बढ़ाते गए वो, और हरिहरपुर, महानदी डेल्टा, बालासोर, उड़ीसा, बाकी जगहों में भी अपनी जड़ें जमाते गए। ठीक है, तो इसके पीछे की मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? मद्रासपट्टम। देखिए अंग्रेज जो है वो हर चीज़ में, मतलब हर नाम को अगर आप देखें तो चंद्रगिरी को चेंदोर नगर, इस तरह से नाम में बहुत ज़्यादा बदलाव कर देते थे क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ठीक है, और वही चीज़ें आज भी बहुत जगहों पे आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे वो चलती आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? मद्रासपट्टम। असल में ये कुछ नहीं है, मद्रास का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये सेट ए के अकॉर्डिंग लिया है मैंने। ठीक है, आपको कहा जा रहा है, दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कहा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद स्थापित हुआ। दूसरा कहा जा रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा। तो देखिए सेकंड वाला तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा 1498 में उतरा, और फर्स्ट में अगर आपको डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। सो सबसे पहले देखिए 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर लिया इन्होंने ट्रेड मोनोपोली के लिए, तो 1600 में हुई। और जो डच कंपनी है, डच देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी का क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड की, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, और नीदरलैंड की कंपनी डच कंपनी। और इसका नाम क्या था? ये मुझे डच पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीदरलैंड में खोला, कब? 1602 में। किसे फॉर्म किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे परमिशन ली? डच पार्लियामेंट से। और क्या क्या परमिशन ली? कि वॉर भी कर सकते हैं हम, ट्रीटी भी कर सकते हैं, और किले भी बना सकते हैं। किससे परमिशन लिया गया? डच पार्लियामेंट के द्वारा। कब? 1602 में। ठीक है, और डच फैक्ट्री कहाँ कहाँ खोली गई? देखिए मसूलीपट्टनम में सबसे पहला डच फैक्ट्री कब खोली गई? 1605 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब खोली गई और कहाँ खोली गई? सो ये देखिए, सबसे पहली पोर्टुगीज, आपको पता होगा भारत में सबसे पहले पोर्टुगीज ट्रेडर आए। कहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली? कालीकट में। कब? 1500 में। 1498 में वास्को डी गामा आया, उसके बाद पहली पोर्टुगीज फैक्ट्री 1500 में खोली गई। उसके बाद दूसरी कौन सी ट्रेडर आई है भारत में? डच। डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605। उसके बाद कौन सी आई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली फैक्ट्री सबको पता है, सूरत। कब? 1615। तो आपसे पूछा जाए किसने पहली फैक्ट्री खोली भारत में, डच या फिर इंग्लिश, तो आपका आंसर क्या होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला देखिए डेनिस। डेनिस हम सबको पता है, डेनिस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी, अपने सारे सेटलमेंट्स को 1848 में बेच करके चली जाती है। कहाँ पे? तंजौर में। सबसे पहला कहाँ पे? तंजौर में। तंजौर का नाम क्या था? ट्रेक्वे-बार। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में आपको यही दिए जाएंगे। कब? 1620। सबसे अंतिम कौन है? फ्रेंच। सबसे लास्ट में आई और सबसे पहले चली गई। ठीक है, सबसे लास्ट में आई और सबसे पहले चली गई, कौन? फ्रेंच कंपनी। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। कब? ईयर भी याद रखना है आपको, 1667। तो 166 कह लो आप, या 1666 में ही स्टार्टिंग हो गई थी, पर 1666 के लास्ट में और 1667 के स्टार्टिंग में। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब मैंने इतना डिटेल में बता ही रहा हूं, जब मैं तो डच फैक्ट्री के कोई नाम पूछ लिए जाते हैं तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला पुलिकट है, दूसरा बिमिलीपट्टनम है, कराईकल हो गया आपका, चिनसूरा हो गया, कासिम बाजार, बारानगर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम और कोचीन। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए बिमिलीपट्टनम वाला इंपॉर्टेंट है, मसूलीपट्टनम तो मैंने बता ही दिया, चिनसूरा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चिनसूरा में बैटल हुआ था डच के साथ, और उसके बाद कासिम बाजार, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया जाता और पूछा जाता है बताइए कि जो नाम दिए गए उसमें से कौन कौन सी डच फैक्ट्री है। तो किसी एक वीडियो में सारी चीज़ें, सारे ट्रेड फैक्ट्रीज को कवर करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ से इन्होंने चार्टर इशू करवाया और कहा कि अब मुझे ट्रेड मोनोपोली चाहिए। ट्रेड मोनोपोली मतलब सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे ब्रिटेन से, ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी नहीं आनी चाहिए। इस तरह की ट्रेड मोनोपोली ले ली, और इसके बाद तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती ही गई। तो चलिए बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई? 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई? 1600 में। और दूसरा तो हमें पता ही है, 1498 में कालीकट पे उतरा वास्को डी गामा। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? दोनों ही बातें सही है। अगला सवाल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 1943 में इसकी स्थापना कहाँ पे करने की अनाउंसमेंट की? ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर, संघाई, बर्लिन या मंडले। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है कि 1943 में जो आपकी
इंडियन नेशनल आर्मी INA एग्जिस्टेंस में आई कब? 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो उसी टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से? सिंगापुर से। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो अगेन स्पेक्ट्रम का पेज 459 आप देख सकते हैं। देखिए ये जो आज़ाद हिंद फौज है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कवर करना सही रहेगा, उसे किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही काफ़ी लेंदी हो जाती है वीडियो। तो देखिए क्या है, 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फाउंड किया फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, कहाँ पे? सिंगापुर में। किनके साथ? HC चैटर्जी के साथ। इनको अपने डिपार्टमेंट दी फाइनेंस की, MA अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग की डिपार्टमेंट दी, लक्ष्मी स्वामीनाथन को वुमेन डिपार्टमेंट दी, और इस तरह से डिपार्टमेंट दी गई। और यहीं से इन्होंने सबसे फेमस स्लोगन दिया जो हम सब भारतीयों की जबान पर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो कहाँ से दिया गया? मलाया से। तो याद रखिएगा, ये बातें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1943 में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है, कि हमारा जो संविधान सभा है उसमें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया, इंट्रोड्यूस किया? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए पहला जो सेशन हुआ हमारे संविधान सभा का 9 दिसंबर को, फिर दूसरा हुआ 11 को, तीसरा हुआ 13 को। तो 9 दिसंबर को सबसे पहले तो हमारे अस्थायी सदस्य बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि हमारे फर्स्ट आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बार जो सेशन हुआ उसमें जो परमानेंट अध्यक्षता दी गई, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया, जो कि आगे चल के प्रियम्बल का रूप लेता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन की मैं सोर्स की बात नहीं करूंगा, यह हर एक बुक में आपको कवर्ड मिल जाएगा, इंक्लूडिंग NCERT में 11th क्लास की पॉलिटी से लेकर हिस्ट्री में जहां पे भी हमारे संविधान सभा की बात की गई है वहां पे ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। अगेन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है, अक्सर ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए, गांधी जी हमें पता है 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं। 1915 में भारत आए, उसके बाद इन्होंने भारत को सबसे पहले समझा, और 1916 में इनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस होता है। क्वेश्चन याद है ना आपको, CDS 1 2022 में पूछा गया और बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब? 1916 में। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जब फाउंडिंग स्टोन रखा जा रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद 1917 में हम सबको पता है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद 1918 में मार्च के महीने में खेड़ा सत्याग्रह, और 4 दिनों के बाद अहमदाबाद में मील मजदूर हड़ताल पहले, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह। कब? 1918 में, मार्च 1918 में। तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1918। बारदोली का सत्याग्रह सरदार पटेल जी के साथ 1928। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। तो ये कौन सा ईयर है? 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और सारे इंपॉर्टेंट लीडर भाग लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर डेडलॉक बन जाता है और कोई फायदा निकल करके आता नहीं। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में, जब गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग एग्री कर जाते हैं। और गांधी इरविन समझौता पहले हुआ, अच्छा ये भी यहाँ था, मैंने देखा नहीं, तो अच्छा है, फिर गांधी इरविन समझौता पहले हुआ, और लास्ट के आई थिंक दिसंबर के महीने में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते थे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा देखने को मिलेगा? 4 फिर 3, उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा नहीं, उसके बाद 1 फिर 2। ठीक है, 4 3 1 2। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। देखिए ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, जैसे अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपने सिर्फ ईयर याद किया है तो आपको लगेगा ये दोनों ही 1931 में हुए, लेकिन अगर आपको पता है कि गांधी इरविन पैक्ट का ही एक आउटकम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आप फिर इसे निकाल ले जाएंगे। वैसे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ब्रिटेन में होते थे, इसलिए ठंडी के दिनों में दिसंबर वगैरह में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़े तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सही रहे, इस वजह से।
तो करेक्ट आंसर फिर हमने देख लिया, ऑप्शन बी है 4312। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट अक्सर ही एग्जाम में आते हैं, आपको एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी पता होनी ही चाहिए, ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। और अगर आप हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी में समझते हैं, सीक्वेंस में समझते हैं, अच्छा ये घटना पहले हुई फिर उसके बाद ये हुई और इस तरह से फिर चीज़ें बढ़ी, तो फिर ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगी ये वीडियो। और भी काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, इसी तरह से डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको इन वीडियो सीरीज से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।